कन्फाइंड स्पेस एंट्री से पहले कौन कौन सी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, कौन कौन से हज़ार्ड्स कंट्रोल हो चुके हैं, कौन कौन सी प्रिकॉशंस अप्लाई की जा चुकी हैं या इनमें से कोई चीज़ रह गई है, इसको कंफर्म करने के लिए CSM के अंदर मौजूद इस चेकलिस्ट को फॉलो करें। इसका एक एक पॉइंट चेक करें और फिज़िकली प्रैक्टिकली वेरिफिकेशन करें कि हर चीज़ कन्फाइंड स्पेस एंट्री से पहले पूरी हो चुकी है या नहीं। बहुत सी चीज़ें इस चेकलिस्ट के अंदर ऐसी हैं जो हर कन्फाइंड स्पेस के ऊपर अप्लाई नहीं होती, लेकिन जो चीज़ें आपकी कन्फाइंड स्पेस पे अप्लाई होंगी उनकी वेरिफिकेशन एंट्री से पहले ही करें। प्लांटों के अलावा अक्सर जो कन्फाइंड स्पेसेस होती हैं वो प्लांटों वाली कन्फाइंड स्पेसेस की निस्बत कम ख़तरनाक होती हैं और उनके ऊपर प्रिकॉशंस भी कम अप्लाई होती हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो कन्फाइंड स्पेसेस होती हैं स्पेशली वो लाइव प्लांट्स के एरियाज़ में होती हैं, जहां बहुत ज़्यादा ख़तरात मौजूद होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस को अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने वाले हर बंदे के पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। जैसे ये लोग कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने से पहले कन्फाइंड स्पेस स्टैंड बाई मैन को अपना पासपोर्ट जमा करवा के जाते हैं। ये एक ट्रेनिंग पासपोर्ट होता है जिसके ऊपर बहुत सी ट्रेनिंग्स के नाम लिखे होते हैं, डेट लिखी होती है, उनकी वैलिडिटी और स्टैंप लगी होती है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने इस एक्टिविटी से मुतल्लिका ट्रेनिंग की हुई है। कन्फाइंड स्पेस में बगैर ट्रेनिंग के एक बंदा भी 1 मिनट के लिए भी अंदर नहीं जा सकता। कन्फाइंड स्पेस में दाखिल होने से पहले किसी भी बंदे को अपनी ट्रेनिंग का प्रूफ देना होगा स्टैंड बाई मैन को। स्टैंड बाई मैन उसकी ट्रेनिंग को चेक करेगा, पासपोर्ट के ऊपर उसकी वैलिडिटी, स्टैंप सब कुछ चेक करेगा। कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग है तो ही उसको अंदर जाने की इजाज़त देगा। इसके अलावा स्टैंड बाई मैन की अपनी कॉम्पिटेंसी भी चेक करें कि उसके पास भी कोई प्रूफ है कि वो ऑथोराइज्ड कन्फाइंड स्पेस स्टैंड बाई मैन है, तो इसके पास भी इस तरह का कार्ड मिलेगा आपको, एंट्री अटेंडेंट स्टैंड बाई मैन या हॉल वॉच लिखा होगा। इसके कार्ड की भी वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके अलावा इन स्टैंड बाई मैन के पास कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होते हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। इनको डेली बेसिस पे चेक करें कि ये अपनी सही कंडीशन में हैं, काम कर रहे हैं या नहीं। जिस तरह से ये देखें, इसके पास एक एयर हॉर्न था जो डैमेज है और इसको पता ही नहीं है। ये इमरजेंसी में इसको बजाएगा और अंदर जो बंदे हैं वो इसकी आवाज़ सुन के बाहर निकल आएंगे एकदम। इसके अलावा कन्फाइंड स्पेस के बाहर जो ज़रूरी साइनेजेस होते हैं इस तरह के, ये भी ज़रूर लगाए होने चाहिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लगाए होने चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वर्क परमिट होगा तो ही कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम शुरू होगा। वर्क परमिट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये एक पेज वर्क परमिट यही अकेला वर्क परमिट है। इसके साथ जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो वर्क परमिट लिखने से भी पहले तैयार होंगे, अप्रूव्ड होंगे, उनकी एक कॉपी इसके साथ अटैच करना या कम से कम साइट पर मौजूद रखना ज़रूरी है, वरना वर्क परमिट मिल ही नहीं सकता। जैसे ये हमारा कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट है, आरामको में भी इसका कलर ग्रीन ही होता है, लेकिन यहाँ ये आरामको प्रोजेक्ट ही है, लेकिन ये वाला वर्क परमिट ये इंटरनल है। वर्क परमिट के चैप्टर में इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि इंटरनल वर्क परमिट सिस्टम क्या है। इस वर्क परमिट को लेने के लिए यानी कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने के लिए और वहाँ काम करने के लिए हमने ये वाला वर्क परमिट लिया, कन्फाइंड स्पेस एंट्री। और इस वर्क परमिट को लेने से पहले हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुहैया किए हुए हैं, अप्रूव करवाए हुए हैं, वो देखते हैं। ये एक पेपर हमारे पास कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लान है। ये इंटरनल परमिट के साथ एक पेज का ही चलता है बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर। हालांकि प्रोजेक्ट्स आरामको ही हैं, लेकिन इंटरनल वर्क परमिट के साथ ऐसे ही चलता है ज़्यादातर एक पेज का ही। लेकिन आरामको वर्क परमिट के साथ ये डिटेल्ड होता है, डिटेल कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लान होता है। जैसे पिछली कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि जो एक्टिविटीज़ ज़्यादा हज़ार्डस हो जाए नॉर्मल से ज़्यादा, या कुछ एरियाज़ ऐसे ख़तरनाक होते हैं जैसे कन्फाइंड स्पेस, तो इन जगहों के लिए, इन जगहों पर जाने के लिए या इन जगहों पर काम करने के लिए, या जो एक्टिविटीज़ ज़्यादा हज़ार्डस हो गई हैं उनके लिए प्लान बनते हैं, जैसे कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लान, लिफ्टिंग प्लान, एक्सकावेशन प्लान, स्कैफोल्डिंग प्लान। इसीलिए कन्फाइंड स्पेस एंट्री
ऐसी एंट्री है जो है ही ख़तरनाक। इसके लिए हमेशा प्लान बनेगा, ज़रूर बनेगा, और वर्क परमिट लेने से पहले बनेगा और वर्क परमिट के साथ उसकी कॉपी अटैच होगी। इसी तरह से हज़ार्डस एक्टिविटीज़ और हज़ार्डस जगहों के लिए रेस्क्यू प्लान भी बनाए जाते हैं कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो इमरजेंसी की सूरत में हमने अपने बंदों को कैसे रेस्क्यू करना है, उनको वहाँ से सेफली कैसे बाहर निकालना है, इसके लिए भी एक प्लान बनता है। और कन्फाइंड स्पेस के लिए भी रेस्क्यू प्लान है। जैसे ये हमारे पास कन्फाइंड स्पेस के लिए रेस्क्यू प्लान है, इसके अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई है कि इमरजेंसी की सूरत में हमने अपने बंदों को कैसे रेस्क्यू करना है, बाहिफाजत वहाँ से बाहर निकालना है। इसमें तो लंबी चौड़ी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको टैंक नज़र आ रहा है ये कन्फाइंड स्पेस है। इस वक्त ये ऊपर से सारा खुला हुआ है और यहाँ नीचे से सिर्फ इसका एक ये एंट्री पॉइंट है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, इस टैंक के अंदर काम करते हुए हमारा कोई बंदा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उसको इस छोटे से सुराख से, इस एंट्री पॉइंट से बाहर निकालना मुश्किल है। लिहाजा इस तरह की सिचुएशन में इस बंदे को रेस्क्यू करने के लिए, यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमारे पास रेडी पोजीशन में ये एक स्ट्रेचर होता है। इसके साथ स्लिंग्स लगे होते हैं, शैकल्स लगी होती हैं। ये हर महीने इसकी इंस्पेक्शन होती है, डेली भी इसकी इंस्पेक्शन होती है कि ये रेडी पोजीशन में है, कोई डैमेज तो नहीं है, इस्तेमाल करने के काबिल है। इमरजेंसी की सूरत में जो बंदा टैंक के अंदर गिरा हुआ है या बेहोश है, हम एकदम क्रेन के साथ इस स्ट्रेचर को बांध के ऊपर से, इस टैंक के ऊपर से इसको नीचे लेके आएंगे और बंदे को इसमें लिटा के सिक्योर करके फिर उसको इस टैंक से बाहर लेके आएंगे। जैसे क्रेन के साथ मेन बास्केट अटैच होती है, ऐसे ही ये स्ट्रेचर क्रेन के साथ अटैच होगा, उसमें बंदे को डाल के बाहर लेके आएंगे। ये एक मिसाल है इमरजेंसी में कन्फाइंड स्पेस के अंदर से बंदों को रेस्क्यू करने की, और ये सारी डिटेल इस प्लान के अंदर, रेस्क्यू प्लान के अंदर लिखी होती है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ और मुख्तलिफ़ जगहों के लिए मुख्तलिफ़ रेस्क्यू प्लान्स होते हैं। मिसाल के तौर पर इस टैंक के ऊपर बंदे काम कर रहे हैं और ऊपर जाने के लिए इन्होंने इस लैडर का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर ऊपर कोई इमरजेंसी हो जाती है, बंदों की तादाद ज़्यादा है, वो जल्दी जल्दी नीचे नहीं आ सकते, या कोई बेहोश हो गया है या कोई गिर गया है, तो उसको इस लैडर से उठा के नीचे लाना मुमकिन नहीं है। उसके लिए हमने इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू करने के लिए बंदों को या जल्दी नीचे उतारने के लिए मेन बास्केट भी रखी हुई है। जो बंदे सही सलामत पोजीशन में हैं लेकिन वो जल्दी जल्दी इस लैडर से नीचे नहीं आ सकते, इतना टाइम नहीं है, तो वो इस मेन बास्केट के ज़रिए नीचे आएंगे। और अगर कोई बंदा गिर गया है तो उसको इसी स्ट्रेचर के ज़रिए हाइट से नीचे लेके आएंगे। जैसे कन्फाइंड स्पेस में इमरजेंसी से निपटने के लिए हमारे पास कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू प्लान था, इसी तरह से वर्क एट हाइट पर होने वाली किसी किस्म की इमरजेंसी से निपटने के लिए हमारे पास वर्क एट हाइट रेस्क्यू प्लान भी मौजूद है। जो वर्क एट हाइट पर काम करने से पहले उसके लिए जो लिया गया परमिट है, उससे भी पहले हमारे पास अप्रूव्ड वर्क एट हाइट रेस्क्यू प्लान है। इमरजेंसी से निपटने के लिए रिटन प्लान्स, अप्रूव्ड रिटन प्लान्स हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं और वो वर्क परमिट के साथ अटैच होते हैं, उनके बगैर वर्क परमिट नहीं लिया जा सकता। एक तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, यानी इनमें सारी डिटेल लिखी गई है कि किस तरह की इमरजेंसी हमारे साथ हो सकती है और उन इमरजेंसीज़ की सूरत में हमने किस तरह से बंदों को बाहिफाजत वहाँ से बाहर निकालना है, महफूज करना है। ये तो लिखी हुई हालत में ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा उस इमरजेंसी में हमें किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन सी इक्विपमेंट्स, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करके बंदों को सेव करेंगे, वो भी मिसाल आपने मेन बास्केट की देख ली और स्ट्रेचर की देख ली। हत्ता कि आपने ये जो छोटा सा बाजा देखा है, ये जो एयर हॉर्न जिसको हम कहते हैं, ये आपने देखा है, जिसको बजाते हैं तो ये ऊंची आवाज़ निकालता है और अंदर से बंदे भाग के बाहर आ जाएंगे। ये भी एक हमारा इक्विपमेंट है इमरजेंसी में लोगों को अलर्ट करने के लिए, और इसका जिक्र भी इन लिखे हुए प्लान्स, इन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद होगा। आपने जो कन्फाइंड स्पेस परमिट देखा है, ये सिर्फ कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के लिए है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके लिए अलग से वर्क परमिट होगा। जैसे ये इस कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट के साथ आपको हार्ड वर्क परमिट भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग करनी है या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके मुताबिक हम वही वर्क परमिट लेंगे। हार्ड वर्क के लिए इस तरह का रेड कलर का वर्क परमिट चलता है, इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा लिया हुआ है कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट के अलावा। ये बात याद रखें कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री वर्क परमिट सिर्फ एंट्री के लिए होता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर,
उसमें जाके जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके लिए उस एक्टिविटी के हिसाब से हमेशा अलग से परमिट लिया जाएगा और अलग से उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएंगी। जैसे कन्फाइंड स्पेस की एंट्री के लिए इस ग्रीन परमिट की रिक्वायरमेंट ये थी कि हम एक स्टैंड बाई मैन भी वहाँ मुहैया करें कन्फाइंड स्पेस की एंट्री पॉइंट पर। और इसी तरह से आर्टवर्क की रिक्वायरमेंट ये है कि वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए और फायर वॉच भी होना चाहिए। कौन से परमिट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये हम वर्क परमिट वाले चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आईडीई के तौर पर आप ये बुनियादी चीज़ें ज़हन में रख लें। एक और ज़रूरी पॉइंट कि ये जो कन्फाइंड स्पेसेस आपने वीडियो में देखी हैं, इन कन्फाइंड स्पेसेस के बाहर कोई स्काबा हमने नहीं रखा हुआ, ना ही यहाँ आरामको की तरफ से कोई सख्ती है कि स्काबा मौजूद होना चाहिए एयर कन्फाइंड स्पेस के बाहर। उसकी वजह यह है कि ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ये है कि इस ज़मीन के ऊपर इससे पहले इस ज़मीन के ऊपर किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कोई एग्जिस्टिंग प्लांट वगैरह मौजूद नहीं है, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को ग्रीन फील्ड कहा जाता है। और आरामको की तरफ से ऐसे प्रोजेक्ट्स के कन्फाइंड स्पेसेस के बाहर स्काबा रखना मस्ट नहीं है। जबकि इसके अपोजिट अगर ब्राउन फील्ड हो, पहले से कोई एग्जिस्टिंग प्लांट्स वगैरह मौजूद हों, उनकी एक्सटेंशन करनी हो या उनकी कोई मेंटेनेंस करनी हो, तो उस एरिया में जो कन्फाइंड स्पेसेस होंगी वहाँ स्काबा रखना मस्ट है कन्फाइंड स्पेस के बाहर। उसके बगैर आप कन्फाइंड स्पेस में एंट्री नहीं कर सकते।